इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आप देख रहे हैं लगातार बजट कैफे और हम चारों ही लगातार आपके साथ बने हुए हैं। सीधे हमारे कुछ खास मेहमान उनका रुख कर लेते हैं। शीतला ठाकुर है वित्त और टैक्स मामलों के जानकार, यामिनी अग्रवाल अर्थशास्त्री और एसएस भाटिया हमारे साथ हैं। इस बार भाटिया सर के साथ शुरुआत करते हुए, सर मार्केट में जब बात आती है तो डिमांड और सप्लाई की बात होती है और डिमांड और सप्लाई के लिए कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होता है। तो क्या ये मानकर चलें कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा कुछ हम देख सकते हैं कि सरकार करने वाली, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से। जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग रीढ़ की हड्डी है। मैन्युफैक्चरिंग से ही आपकी सप्लाई बढ़ती है और जो इस समय जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है। पिछले 5-7 साल से जो भारत सरकार की नीतियां रही हैं, जो बजट में जो भी पेशकश की गई हैं, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं, रिबेट्स दिए गए हैं, पीएलआई है, इसके अलावा भी बहुत सारी छूट दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई थी जिससे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट मिला है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब जो है समय है कि हम कुछ और चीजों पे भी नजर डालें, जैसे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इस समय करीब 13% है और जो टारगेट है 2030 का मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो 25% तक जाना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% तक जाता है तो आप अंदाजा लगाइए 3 ट्रिलियन का 13% और 5 ट्रिलियन का 25%, भारत सरकार किस दिशा में जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग कितना ज्यादा इस 5 ट्रिलियन के टारगेट को भी कंट्रीब्यूट करेगी। जल्दी से मैं अगर एक और सवाल आपसे पूछूं कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार को इस दिशा में फोकस करना चाहिए और इस बार के बजट में ये जरूर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस समय जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोटी मोटी तरीके से असेंबली की तरफ है। हमें अपने डिजाइन और अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान देना होगा और हमारी इस बार भारत सरकार से बजट से ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे जो है वो पीएलआई आए। सिर्फ असेंबली पे, यानी जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसमें 70 से 80% चाइना से या दूसरे कंट्री से कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं और इंडिया में ज्यादातर जो है सिर्फ असेंबल हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कंपोनेंट्स के ऊपर भी इस बार पीएलआई आए, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका कंट्रीब्यूशन, लोकल जो कंट्रीब्यूशन है वो इस समय जो 15 से 20% है वो बढ़ के 40% कम से कम हो, जिससे कि कंपोनेंट का इकोसिस्टम भी भारत में डेवलप हो। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। शीतला जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या लग रहा है कैपिटल गेन्स टैक्स में इस बार कोई चेंजेस हो सकते हैं क्या? क्या संभावना आपको लग रही है? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हाई है कि जिस तरीके से लास्ट रिफॉर्म में भी आया था कि आपने इंडेक्सेशन हटा दिया था, डायरेक्टली आप एलटीसीजी पे फ्लैट आ गए थे 12.5 के साथ में, तो उसके साथ में और क्लियरिटी एक्सपेक्टेड है कि और क्या कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज सिर्फ एलटीसीजी नहीं आएगा, उसमें कैपिटल मार्केट में नए प्रोडक्ट्स में क्या आ रहे हैं रिटेल क्लाइंट के लिए, जिसमें आप अल्टरनेट पे कुछ कर रहे हैं क्या, या और रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। बिकॉज अगर मैं फिर से अपने पॉइंट पे आऊँ कि जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं हम लोग, हर एक इंडिविजुअल का स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहा है, तो उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स क्या दे सकते हैं, तो एक वो भी आएगा। कैपिटल रिफॉर्म्स डेफिनेटली देखने वाली चीज है, क्या क्या आता है। इसके अलावा आप ईपीएफ में बात कर सकते हैं, एनपीएफ में बात कर सकते हैं कि टैक्स फ्री क्या देख रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम लोग देख सकते हैं कि टैक्सेशन का और क्या बेटर क्लैरिटी आ रहा है। रीट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा जहां पे देखने लायक होगा कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव दे रही है क्या। और बड़े जो निवेशक हैं या फिर नए स्टार्टअप्स की मैं बात करूं, लग रहा है उनको लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है इसमें? हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात की, जैसे एज अ कंट्री हम लोग हमेशा मैन्युफैक्चरिंग फोकस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में 3-4 सेक्टर्स और होंगे जहां पे मेजरली देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आपका आएगा स्टार्टअप्स, जैसे यामिनी जी भी एआई की बात कर रही थी और मैं बहुत स्ट्रांगली उन पे वाउच कर रहा हूँ जो बात कर रही है, बिकॉज स्टार्टअप आ जाएगा, एजुकेशन स्किल में आ जाएगा, ब्लॉकचेन बहुत स्ट्रांगली देखने वाली चीज, बिकॉज रिसेंटली आपने देखा होगा जिस तरीके के डिजिटल वर्चुअल थिंग्स चल रहे हैं, तो एआई बहुत स्ट्रांगली देखा होगा। एनर्जी सेगमेंट बहुत क्लोजली देखने वाली चीज होगी। अगर लास्ट बजट से मैं बात करूं तो एनर्जी में फोकस 35,000 करोड़ का था। मेरा बिलीफ है कहीं ना कहीं ये 30% से हाइक होना चाहिए। क्योंकि सर एआई की बात हो रही है, यामिनी जी मैं आपके पास आऊंगी। एआई का जिक्र बार बार पीएम मोदी भी बड़े बड़े मंचों से करते हैं, तो क्या एआई को लेकर भी कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं, या स्कूलों में एजुकेशन में अगर हम बात करें एआई की, या इससे जुड़े हुए जो टैक्सेस आने वाले समय पर उन पर कम किया जा सकता है? क्योंकि आप चाहे जॉब ले लें चाहे पढ़ाई ले लें, उसमें एआई का बोलबाला आजकल हर कहीं है। यामिनी जी, आपको आवाज मिल रही है?
या आई थिंक यामिनी जी तक आवाज़ नहीं जा रही है, तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शीतला ठाकुर से हम लगातार बात कर रहे हैं। तो टैक्स को लेकर हम देखें, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब का अगर हम जिक्र करें और मिडिल क्लास लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा राहत की उम्मीद होती है, सैलरीड क्लास लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है? पहला तो ये, और दूसरा आप मुझे ये भी समझाइए कि निवेश, इन्वेस्टमेंट और व्यापार को बढ़ावा मिले तो क्या इसमें इसे लेकर कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ संभावना है क्या? ऑलरेडी लीवाई और सब्सिडीज चल ही रही हैं, बट कॉर्पोरेट में तो और डिटेलिंग आएगी, बिकॉज जब हम लोग सेक्टर वाइज स्पेसिफिकली अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे जब मैं सेक्टर बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉर्पोरेट की ही बात कर रहे हैं। बट इसके साथ में, क्योंकि आपने और एक चीज बात की कि हम लोग नॉर्मल सैलरी ट्रेस क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने इसके लिए बोला, आज का बजट मेजरली मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि मिडिल क्लास के लिए होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हम लोग हाउसिंग लोन पे बात करते हैं, हम लोग की किस तरीके से हम लोग पैसे बचा सकते हैं, और आज के टाइम पे पैसे बचाने से ज्यादा इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो इस पहला इसके लिए आ जाएगा कि हम लोग टैक्स रिफॉर्म क्या देख सकते हैं। जैसे लास्ट बजट में हम लोग ने न्यू रिजाइम पे बात किया कि न्यू रिजाइम कहीं ना कहीं 3 लाख के नीचे आप 0 पे हैं, 3 से 7 पे आप 5% पे, बट कहीं ना कहीं रिफॉर्म जाता है कि इस पे भी हम लोग अच्छा, इंक्रीमेंट मैं सर एक चीज जानना चाह रही हूँ, जीएसटी कलेक्शन हमने देखा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, हम शेयर बाजार की बात करते हैं, अब क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का जिक्र करें तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया कंपैरेटिवली, अगर पिछले सालों का एक आकलन देखा जाए तो क्या ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि लोग स्ट्रांग हो रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर क्योंकि अगर हम लोगों की बात सुनते हैं, जैसे काफी लोग, आलोचना भी सर थे, वो कह रहे थे कि साहब सिर्फ गरीब आदमी की बात कहाँ होती है, पूंजीपतियों की बात होती है। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें आप भारत के लोगों को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि हम अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम द लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वाकई ये बातें सच्ची हैं? देखिए, मैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से अगर मैं बात करूं, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आप सबसे सिंपल बेसिक स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए ना, आप एसआईपी ले लीजिए। आज भारत क्या है, आप और मैं ही भारत है, सीधी सी बात है। आज अब हम लोग अगर खुद की एग्जांपल पे बात कर लें, एसआईपी का नंबर जहां पे मैं ओवरऑल मेरा इक्विटी एफआई पे डिपेंड करता था, आज पूरी तरीके से मैं डीआई पे हूँ। जैसे बीच में कितने सारे इवेंट्स होके गए हैं जहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे टेल विंड्स आके गए, मार्केट क्रैश हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट हम लोग 2 दिन के लिए नीचे गए, फिर से ऊपर है। उसका रीजन ये है बहुत स्ट्रांगली क्योंकि मार्केट करेक्शंस हो रहा है, बट उसके साथ में एसआईपी नंबर्स ग्रो हो रहा है, एसआईपी के साथ लोगों का इनकम भी ग्रो हो रहा है। तो आज जो हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे लास्ट ईयर, लेकिन भाटिया जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि आजकल कोई मिडिल क्लास का भी है, वो कम पैसे भी अगर कमा रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि वो शेयर मार्केट में लगा दे। तो ये किस बात के संकेत है? क्या इसको ये समझा जाए कि जो ग्रो है वो लोगों की ठीक ठाक हो रही है, इसलिए वो पैसा वहां लगा रहे हैं? अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो देश की पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि वो जो बेनिफिट है, क्या वो इक्वलिटी है उसके अंदर? क्या वो जो समाज के सारे वर्ग हैं, क्या उनको बराबर का एडवांटेज मिल रहा है? जहां तक जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया, अगर आप उसको भी देखें तो जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इस समय अंडर प्रेशर है। उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है और उसके पास सेविंग के जो सोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसीलिए बार बार ये जो डिमांड की बात हो रही है, वो डिमांड इस तरह से, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी जो है हमें अगर सप्लाई की तरफ ध्यान देना है तो सप्लाई का मतलब सप्लाई का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन डिमांड का मतलब कंजम्पशन है। जब तक कंजम्पशन अगर देश में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तब तक मार्केट, कंजम्पशन और ग्रोथ और 2047 का विजन, मतलब इसे आप कैसे देखते हैं? मार्केट हो या फिर ग्रोथ किस तरह से हो, और 2047 का विजन जिसका जिक्र हम इससे पहले भी कर रहे थे पूजा, कि जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें भी इसका जिक्र था, एक रोड मैप तैयार किया गया और आज बजट है। अल्टीमेटली सर ये पूछना चाह रही है रंजना कि 2047 की विजन की बात हो रही है, और जो अभी मौजूदा सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो उस 47 की विजन को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, सरकार 2 तरीके से मदद करती है किसी भी सेक्टर की, एक है रिबेट और एक है इंसेंटिव। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो वो रिबेट माना जाता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसे इंसेंटिव बोला जाता है। ओके। जब आप कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 23% जो आज है, पिछले 4 साल में जो कम हुआ है, वो रिबेट में माना जाएगा। लेकिन सरकार ने उसके बदले में मैन्युफैक्चरर से कुछ मांगा नहीं, ना उससे कहा कि तुम री इन्वेस्ट करो, ना उनसे कहा कि आप इसमें अपने यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाइए, ना उनकी सैलरी बढ़ाइए। तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वो रिबेट की तरह से दिया गया। इसलिए उसका एडवांटेज जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा, यानी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा।
अच्छा, क्योंकि manufacturing आप को जो लोग ही मिले आगे वो नहीं बढ़ पा incentive रहे हैं, मिले, तो फिर आप उससे दूसरों बहुत का हाथ benefit पकड़ हुआ। के आगे कैसे बढ़ेंगे? आप इन मतलब अगर बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि पहले हमारा हाथ पकड़ा जाए, फिर हम लोगों का हाथ पकड़ेंगे और इस तरीके से हम साथ आगे बढ़ेंगे और साथ चलेंगे। जी, तो सर, लेकिन मैं एक मैन्युफैक्चरिंग में चीज और मैंने जैसे जानना कहा, चाह रही हूँ सर। मैन्युफैक्चरिंग में सरकार ने सर, वक्त की देखिए, कमी है ना, और हम सरकार चाहते ने हैं कि पिछले ज्यादा से ज्यादा 5-6 आप साल लोगों से में बातें हम जनता तक पहुंचाएं। तो मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ, क्योंकि एआई का जिक्र हुआ, तो आजकल लोगों में एक डाउट ये भी रहता है कि अगर एआई आता है, लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि एआई से सहूलियत बहुत होगी, काम बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये डाउट भी होता है कि अगर एआई आता है तो रोजगार कम भी हो सकते हैं, और हम रोजगार पर फोकस कर रहे हैं, तो इस तरीके बड़ी को बड़ी कैसे कंपनी बैलेंस से किया पूजा जाए? लगातार वो एआई के नाम पर ही छटनी करेंगे, कॉस्ट Exactly. कटिंग के नाम पर। तो बैलेंस कैसे किया जाएगा इसको? मतलब हम तो रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी के जरिए अगर रोजगार जाएंगे लोगों के, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर एआई जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर की तरह से उसको लेना चाहिए। वो एक फैसिलिटी है। ये आज से अगर हम 30 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, तो जब कंप्यूटर आया था तब भी यही लोगों के मन में एक भावना थी कि सारा काम कंप्यूटर करेगा, लोगों की छटनी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ फर्क ये है कि आज जो कंप्यूटर चलाना जानता है उसको जॉब मिलती है, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता उसको जॉब नहीं मिलती। इसी तरह से कल को एआई आएगा तो एआई को कमांड कौन देगा? कमांड देने के लिए तो इंसान चाहिए ना, उसके लिए तो एम्प्लॉय चाहिए। तो अब जो जरूरत है वो है एजुकेशन की, कि लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि वो एआई का इस्तेमाल करना सीखें। उसको जो है आप प्रॉम्प्ट देना सीखें। अगर आपने सही प्रॉम्प्ट दिया तभी एआई अपना काम करेगा। एआई तो लेकिन सर, प्रॉम्प्ट इसके लिए के ऊपर ही जरूरत चलता है ना है। कि सरकार भी इस पर फोकस रहे। अगर आज भी जैसे अगर बजट आज पेश किया जाता है, ठीक है, एआई को लेकर हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि कई नए बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, एआई पर सरकार का फोकस रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर कोई सजेशन आपके पास है कि आप गवर्नमेंट को दे सकें कि अगर आप एआई को बढ़ावा देते हैं तो फिर आपको इस तरह से जो युवा हैं उनको इसी तरह से एजुकेट करना होगा कि उस तरफ उनका भी ध्यान जाए, और फिर रोजगार अगर एक साइड युवाओं का खत्म हो तो दूसरी साइड एटलीस्ट उन्हें मिल पाए, यानी स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करूंगी आपसे। जी बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट जो है वो स्कूल लेवल से ही शुरू हो जानी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पिछले साल ट्रेनीज का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। 1 लाख ट्रेनीज को स्कॉलरशिप देने की बात की थी, तो उनको भी ट्रेन किया जाएगा। तो स्किल तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि और क्या किया जा सकता है, तो इसकी R&D के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ छूट देनी चाहिए इस बार बजट में, कि अगर आप जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी कंपनीज एआई के ऊपर, R&D के ऊपर पैसा खर्च करती हैं, उसके अंदर उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, या उनको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं टैक्सेस में सर। मैं छूट आपके दी जा पास अभी सकती है। वापस लौटूंगी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं शीतला जी आपसे भी चाहूंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर क्या लग रहा है, कुछ जरूर सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है क्या बजट में आज? क्योंकि अगर मैं आम आदमी की बात करूं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसको उम्मीदें यही है कि महंगाई से हमें थोड़ी राहत मिले। लगता है आपको बजट ऐसे ही होने वाला है आज? लगता तो है, क्योंकि हाउसिंग पीएमएवाई जो हम लोग स्कीम की बात कर रहे हैं, जो लास्ट गवर्नमेंट 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट स्कीम में से एक रहा है। स्मार्ट सिटी के साथ, रूरल डेवलपमेंट के साथ डेफिनेटली उस पर कुछ ना कुछ पुश आना चाहिए, कि रियल एस्टेट अपनी इकोनॉमी का बहुत सेंटर बनता है, एंड हाउसिंग डेफिनेटली, पर हाउसिंग सर फॉर एक ऑल चीज ये भी बोलिए। है कि रियल एस्टेट में जो पिछली बार बूस्ट आया, एक तरफ जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनको तो काफी फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा प्रेशर बन गया। मतलब एक तो पहले ही लोन महंगा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो अब मान लीजिए कि अगर 10 रुपए की थी तो वो सीधे 20 रुपए की हो गई है पिछले कुछ दिनों में। तो इसको लेकर भी ये मानकर चलें कि कुछ सरकार कर सकती है इस बार के बजट में, या क्या होना चाहिए? देखिए, 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि जो जीएसटी है, जैसे सीमेंट हो गया, जो बेसिक नेसेसिटी चीज है, उस पे कुछ जीएसटी वेवर आ जाए, दिस इज वन वे। दूसरा तरीका हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव्स आ जाए, जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे आया, या आप रजिस्ट्रेशन पे कुछ टाइम पे बैंक पे दे दीजिए, स्पेसिफिकली आप MIG होम्स पे आ गया, LIG पे आ गया, उस तरीके कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन की इंसेंटिव उस पार्ट पे आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो रियल एस्टेट और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ में घूम देगा। इसके साथ में मैं इस पे और एक चीज ऐड करना ठीक है चाहूंगा। शीतला जी, आपके पास लौटेंगे यामिनी जी, क्योंकि आ गई हैं। यामिनी जी, हम शिक्षा पर यहाँ पर बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है शिक्षा पर क्या कुछ ऐलान हो सकता है? क्योंकि नींव मजबूत होना भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, तो क्या शिक्षा पर कुछ ऐलान होगा जिससे आर्थिक जो बोझ है वो लोगों पर कम पड़ेगा? जी देखिए, ऐसा इस बार की जो अगर आप में देखें तो उसमें बात की गई है डीरेगुलेशन की, कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हो। प्रॉब्लम थोड़ा सा उनके वॉइस में आ रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ में साझा करने के लिए, और इस उम्मीदों वाले बजट में उम्मीदें कितनी पूरी हो पाएंगी
इसके लिए बस कुछ ही देर का इंतजार और है और लगातार कवरेज आप देख ही रहे हैं। बजट की भी हर तस्वीर और हर बात सबसे पहले जानने को मिलेगी।